सोचो एक सुबह साउथ एशिया में अचानक टेंशन एक्सप्लोड हो जाए, बॉर्डर पर आर्टिलरी फायरिंग शुरू हो जाए, फाइटर जेट हवा में उड़ जाएं और दुनिया के दो न्यूक्लियर पावर्स एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाए। इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट दुनिया की सबसे डेंजरस राइवलरीज में से एक माना जाता है। ये सिर्फ एक बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, ये हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी का कम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है। दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं, दोनों की मिलिट्रीज पावरफुल है और दोनों के बीच 75 साल पुरानी हॉस्टिलिटी भी है। इसी वजह से जब भी बॉर्डर पर टेंशन बढ़ता है, दुनिया की नजर साउथ एशिया पर टिक जाती है। लेकिन सवाल ये है, अगर कल इंडिया और पाकिस्तान के बीच फुल स्केल वॉर शुरू हो जाए तो क्या होगा? कौन ज्यादा पावरफुल है? कौन सा देश मिलिट्री में स्ट्रॉन्ग है? और अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो गया तो क्या न्यूक्लियर वेपन यूज हो सकते हैं? इस डॉक्यूमेंट्री में हम इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को डिटेल में समझेंगे, हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न मिलिट्री पावर तक। इस कहानी को समझने के लिए हमें टाइम से पीछे जाना पड़ेगा, साल 1947। 1947 में ब्रिटिश एम्पायर ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट छोड़ दिया और एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया। ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड किया जाएगा। पार्टीशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा ह्यूमन माइग्रेशन बन गया। करोड़ों लोग अपने घर छोड़ के नए बॉर्डर्स के क्रॉस माइग्रेट हुए। इस माइग्रेशन के दौरान कम्युनल वायलेंस भी हुआ और लाखों लोगों की जान दी गई। इस पीरियड में एक और डिस्प्यूट शुरू हुआ, कश्मीर। कश्मीर एक स्ट्रेटेजिक हिमालय रीजन था जहां मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन थी, लेकिन कश्मीर के रूलर महाराजा हरी सिंह ने इंडिया के साथ ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। इसी डिसीजन ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहली वार शुरू कर दी। इस वार के बाद कश्मीर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए और एक लाइन ड्रॉ हुई जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, और तब से ये बॉर्डर दुनिया की सबसे टेंस मिलिट्री लाइंस में एक बन चुकी है। 1947 की वार के बाद भी कश्मीर डिस्प्यूट खत्म नहीं हुआ, बॉर्डर पर टेंशन लगातार बना रहा। 1965 में पाकिस्तान ने एक सेकेंड मिलिट्री स्ट्रेटजी लॉन्च की जिसे ऑपरेशन जिब्राल्टर कहा गया। इस प्लान का ऑब्जेक्टिव था कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन करना और वहां अपराइजिंग ट्रिगर करना, लेकिन सिचुएशन एक्सपेक्टेड तरीके से डेवलप नहीं हुई। इंडिया ने इन्फिल्ट्रेशन डिटेक्ट कर ली और रिस्पॉन्स में मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दी। अब कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ कश्मीर तक लिमिटेड नहीं रहा। दोनों साइड्स ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर लार्ज स्केल मिलिट्री मोबिलाइजेशन शुरू कर दिए। 1965 वार में टैंक, आर्टिलरी और एयरफोर्स सब यूज हुआ। इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स दोनों ने एरियल मिशन लॉन्च किए। ग्राउंड पर भी इंटेंस फाइटिंग चल रही थी। पंजाब और कश्मीर रीजन में हेवी क्लैशेस हुए। दोनों साइड को हेवी कैजुअलिटी का सामना करना पड़ा। फाइनली इंटरनेशनल प्रेशर के बाद सीज फायर अनाउंस हुआ, लेकिन राइवलरी खत्म नहीं हुई। 1965 के कुछ ही साल बाद साउथ एशिया एक और मेजर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहा था। इस बार कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर था ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। 1971 में पॉलिटिकल क्राइसिस और वायलेंस के बाद रीजन में ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन सीरियस हो गई। मिलियन रिफ्यूजीज इंडिया के ईस्टर्न स्टेट में इंटर करने लगे। इंडिया ने सिचुएशन को नेशनल सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन इशू दोनों के रूप में देखा। दिसंबर 1971 में फुल स्केल वार शुरू हो गया। इंडियन आर्मी ने ईस्टर्न फ्रंट पे रैपिड एडवांस लॉन्च किया। इस कॉन्फ्लिक्ट में एयर फोर्सेस और नेवी भी एक्टिवली इन्वॉल्व हुई। सिर्फ कुछ ही दिनों में सिचुएशन ड्रामेटिकली चेंज हो गई। ईस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान फोर्सेस ने सरेंडर कर दिया। 1971 वार ने साउथ एशिया का पॉलिटिकल मैप परमानेंटली चेंज कर दिया और इंडिया पाकिस्तान राइवलरी हिस्ट्री का एक और ड्रामेटिक चैप्टर बन गया। 1965 और 1971 के वार के बाद भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन खत्म नहीं हुआ। बॉर्डर पर सिचुएशन कभी स्टेबल नहीं रही। 1999 में हिमालय की ऊंचाइयों पर एक और कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ जिसे कारगिल वार के नाम से जाना जाता है। कारगिल रीजन लद्दाख के माउंटेन में लोकेटेड है और ये लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत करीब है। 1999 के समर में इंडियन पेट्रोल ने नोटिस किया कि कुछ माउंटेन पोजीशंस पर अननोन फाइटर ऑक्यूपाई कर चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये इन्फिल्ट्रेशन लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन का हिस्सा था। इंडिया ने रिस्पांस में ऑपरेशन बीजा लॉन्च किया। इंडियन आर्मी ने डिफिकल्ट माउंटेन टेरेन में काउंटर ऑफेंस स्टार्ट किया। कारगिल वार का सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट था जियोग्राफी। फाइटिंग 16 से 18,000 फीट एल्टीट्यूड पर हो रही थी। इस टेरेन में सोल्जर्स को एक्सट्रीम वेदर, ऑक्सीजन शॉर्टेज और स्टेप क्लिफ्स का सामना करना पड़ा था। इंडियन एयरफोर्स भी ऑपरेशन में इन्वॉल्व हुई। एयर स्ट्राइक और आर्टिलरी फायर के कॉम्बिनेशन से ग्रेजुअली माउंटेन पोजीशन रिकैप्चर की गई। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी टेंशन को क्लोजली मॉनिटर किया। फाइनली जुलाई 1999 में कॉन्फ्लिक्ट एंड हुआ। कारगिल वार इंडिया पाकिस्तान राइवलरी का एक और ड्रामेटिक चैप्टर बन गया। आज इंडिया और पाकिस्तान दोनों पावरफुल मिलिट्रीज मेंटेन करते हैं। इंडिया की आर्म फोर्स दुनिया की लार्जेस्ट फोर्स में से एक है। इंडियन आर्मी में मिलियन सोल्जर सर्व करते हैं और कंट्री के पास एडवांस टैंक्स, आर्टिलरी और मिसाइल सिस्टम है। इंडियन एयरफोर्स मॉडर्न फाइटर जेट्स ऑपरेट करती है।
जैसे सुखोई 30, MKI और राफेल। पाकिस्तान की मिलिट्री भी रीजन के स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज में से एक मानी जाती है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास एडवांस फाइटर जेट्स हैं जैसे JF-17 थंडर और F-16 एयरक्राफ्ट। पाकिस्तान आर्मी भी हाईली ट्रेन फोर्सेज मानी जाती है। दोनों कंट्री मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट करते हैं। इसी मिलिट्री बैलेंस की वजह से साउथ एशिया के सिक्योरिटी इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स बन जाती है। इंडिया और पाकिस्तान राइवलरी का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट है न्यूक्लियर वेपन। 1998 में दोनों कंट्रीज ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए। इसके बाद साउथ एशिया ऑफिशियली न्यूक्लियर आर्म रीजन बन गया। न्यूक्लियर वेपन का मेन पर्पस होता है डिटरेंस, यानी अगर एक कंट्री न्यूक्लियर स्ट्राइक करे तो दूसरी कंट्री भी इक्वली डेवास्टेटिंग रिस्पॉन्स दे सकती है। इस कंसेप्ट को म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। इसी वजह से एक्सपर्ट कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन वार को प्रिवेंट भी करते हैं और रिस्क भी क्रिएट करते हैं। अगर कभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच फुल स्केल वार एस्केलेट हो जाए तो इंटरनेशनल कम्युनिटी तुरंत इंटरवेन करने की कोशिश करेगी, क्योंकि साउथ एशिया का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ रीजनल इशू नहीं है, ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न भी है। हिस्ट्री ने दिखाया है कि डिप्लोमेसी और डायलॉग ही लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का रास्ता हो सकता है। इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी हिस्ट्री का एक कम्प्लेक्स चैप्टर है और इसका फ्यूचर डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स और रीजनल स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा।